नमस्कार, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमेशा पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो कल मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने हॉस्पिटल टाई अप के नाम पर इंश्योरेंस फील्ड में हो रहे फ्रॉड के बारे में आप सभी से डिस्कशन किया था। आज उसी वीडियो में मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंश्योरेंस परचेज करने से लेके और उसको यूटिलाइज करने तक, क्लेम करने तक और क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या प्रक्रिया होती है उसको इंक्लूड करने के लिए और उसको पूरा कंक्लूड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसी के ऊपर ये वीडियो आधारित रहेगा। तो आज वही वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं जिसमें मैं इंश्योरेंस आप कैसे परचेज करें, कौन सी कंपनी से परचेज करें, कौन से इंश्योरेंस से परचेज करें और उसका यूटिलाइज कैसे करें, क्लेम कैसे करें, क्या क्या आपको उसमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एग्रीमेंट में क्या देखना है और उसके बाद से क्लेम आपको कैसे लेना है, अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों के बारे में ये वीडियो पूरा है। अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस करवा रखा है या करवाना चाहते हैं और उससे संबंधित आप कोई भी आपकी समस्या हो, परेशानी हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस कंपनी से लेना चाहिए, किस एडवाइजर से लेना चाहिए और कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे क्लेम लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि मैं जो ये वीडियो अपलोड करता हूँ या जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ ये प्रमोशनल नहीं होता है, एजुकेशनल होता है। तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं कौन सा कंपनी बेस्ट है उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा। तो इंडिया में कई सारी ब्रांड हैं, LIC जो सबसे बड़ी ब्रांड है और एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टाटा एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो 2-3 कंपनियां हैं जो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और यहाँ पे इनका क्लेम रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। और सबसे बेस्ट तरीका है, ऑनलाइन की टाइम है और आप किसी भी कंपनी का रिव्यू जाके चेक कर सकते हैं। रिव्यू में आपको क्या होता है कि वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको दिख जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिसी कैसे लेनी है और कौन सी कंपनी का लेनी है, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप जो इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ पे जाके एक बार पता कर लीजिएगा कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर है। तो मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाटा और LIC जनरली ट्रस्टेड ब्रांड है। इनके इंश्योरेंस जो होते हैं, क्लेम जो होते हैं इजीली मिल जाते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका बाकी कंपनी से अच्छा है। बाकी कंपनी छोटी हो, बड़ी हो या नई हो, पुरानी है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आपने पॉलिसी परचेज करते समय किस टाइप के एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है और आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहे हैं। उसके अलावा एक और सवाल आता है जनरल लोगों का कि इंश्योरेंस एडवाइजर कौन होते हैं, मतलब कौन से इंश्योरेंस एडवाइजर रियल होते हैं, कौन से इंश्योरेंस एडवाइजर फेक होते हैं, किस इंश्योरेंस एडवाइजर से हमें लेना चाहिए, किस एजेंट से इंश्योरेंस नहीं परचेज करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लीगल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो IRDIA नाम की एक संस्था होती है, जो IRDIA इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके IRDIA करके एक संस्था है जो इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है और वही कंपनियों को अप्रूवल देता है कि आप एज ए इंश्योरेंस कंपनी आप वर्क कर सकते हो और वही ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के इंश्योरेंस एजेंट भी अपॉइंट्स करता है, मतलब उनको एक सर्टिफिकेशन देता है कि ये आप एक परफेक्ट और वैलिड इंश्योरेंस एजेंट हो गए। तो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप उनसे उनका ID कार्ड जरूर चेक करें कि वो जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं वो कंपनी IRDIA में रजिस्टर्ड है या नहीं है और जो इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आया हुआ है उसके पास IRDIA का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो समझिए कि वो 100% ट्रस्टेड पर्सन है और IRDIA से अप्रूव्ड है। इसके अलावा उसकी कंपनी भी IRDIA से अप्रूव्ड है और वो उस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉय है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पॉलिसी को परचेज करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने मेडिक्लेम का एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल टाई अप के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करेंगे और उसमें हॉस्पिटल टाई अप के नाम की जो लॉलीपॉप होगा उसको अगर आप लेते हैं तो उसमें आप
हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका मेडिसिन का बिल, आपके मेडिकल किट का बिल, आपके डॉक्टर के कंसल्टेंसी का बिल, आपके बेड पे रहने का, बेड का जो भी चार्जेज आएगा वो, उसके अलावा आपके ऑपरेशन के चार्जेस और बहुत सारे डिजीज वो बता देते हैं कि ये बीमारी रहेगी तब भी आपको मिलेगा, वो बीमारी रहेगी तब भी मिलेगा, एक्सीडेंट होगा तब भी मिलेगा क्लेम, और बर्निंग होगा तब भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आप जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको ना तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी फ्री मिलती है, ना तो आपको जो बेड है वो फ्री मिलता है, मेडिकल के कुछ आपको किट्स वगैरह मिल जाते हैं। जनरली आप वहाँ पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, किसी भी पॉलिसी को साइन कर रहे हैं परचेज करने के लिए, तो उसका ब्रोशर आप उस संबंधित इंश्योरेंस एजेंट से या संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से उसका ब्रोशर अपने पास रख लें और उस ब्रोशर को आप ठीक से पढ़ें। चाहे आपको 1 दिन का समय लगे, चाहे 2 दिन का समय लगे, चाहे 10 दिन का समय लगे, आप उसको ठीक से पढ़िए, एक एक पॉइंट पे क्लियर हो जाइए। अगर एक एक पॉइंट पे क्लियर नहीं होते हैं, कहीं भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो समझिए। और अगर कंपनी या एडवाइजर अगर उसको क्लैरिफाई नहीं करता है और उसको रिटेन में नहीं देता है तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेकार है, आपकी पॉलिसी और आपका प्रीमियम भरना बेकार हो जाएगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि आप ये देखिए कि जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है जो भी क्लेम, तो क्या वो मल्टीपल टाइम के लिए कर रही है, सिंगल यूज के लिए कर रही है। जैसे आप देखेंगे कई बार अगर हम लोग कार इंश्योरेंस लेते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें कार एक्सीडेंट कवर होता है। तो अगर कोई एक बार एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी कवर देती है, दोबारा करवाने जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि पॉलिसी को रिन्यूअल करना पड़ेगा। रिन्यूअल मतलब आपको दोबारा से प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो जो आपने लिया था पहला वाला प्रीमियम वो एक्सपायर हो गया, एक बार आपने क्लेम ले लिया इसका मतलब वो एक्सपायर हो गया। तो वो भी चेक करें कि जो प्रीमियम मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी आपके लिए एक चुनौती होती है। अगर वो सही है तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा, आप उनको ये देखिएगा कि जो उनके सर्वेयर होते हैं वो सर्वेयर कौन सी कंपनी के होते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होता है। लास्ट में यही होता है कि जब भी कोई आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उनके सर्वेयर जाते हैं और सर्वेयर सर्वे करते हैं, चाहे वो कार का एक्सीडेंट हो, चाहे हाउस इंश्योरेंस हो, चाहे ट्रेवल का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे टर्म का हो, वो सर्वेयर जाते हैं, वो सारी चीज़ों को सर्वे करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि आपने जो क्लेम किया है वो एक्चुअल में है या नहीं है। जैसे गाड़ी चोरी हो गई तो गाड़ी चोरी में कई बार वो सर्वेयर आके बताते हैं कि नहीं चोरी नहीं हुई, आपने करवाई है या आपने लापरवाही की थी इसीलिए गाड़ी चोरी हुई, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको सर्वेयर चुनने के टाइम में बहुत ध्यान देना होता है कि सर्वेयर भी आपका ठीक होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी अपने रिलेटिव या किसी अपने नोन फ्रेंड के माध्यम से बिना ट्रस्ट के आप उनके वर्ड पे ट्रस्ट करके आप एग्रीमेंट साइन ना करें। मैं मोस्टली हमेशा यही देखता हूँ कि लोग बताते हैं कि हमारे एक रिलेटिव आए, हमारे फैमिली फ्रेंड आए, उन्होंने हमें पॉलिसी के ये बेनिफिट बताए और उसके बिना मतलब बिहाफ पे हमने पॉलिसी परचेज कर ली, अब हमें क्लेम नहीं मिल रहा है और हमारा पैसा भी प्रीमियम भी चला गया है। वो हमारे रिलेटिव है या फ्रेंड है तो उसके चलते हम उनसे कुछ उनके साथ हम स्टिक नहीं हो सकते। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि फैमिली फ्रेंड से रिलेटिव से कोई भी पॉलिसी आप परचेज करना बंद करें। अगर आप ले रहे हैं तो उसी टाइम पे क्लियर करें कि देखिए आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत आता है तो मैं आपके नाम पे केस करूँगा। अगर वो बंदा एग्री होता है इस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है मैं जेन्यून दे रहा हूँ, 100% जेन्यून पॉलिसी आपको सेल कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे और मेरी कंपनी को पार्टी बना सकते हैं IRDAI में या किसी भी अदर अथॉरिटी में आप मेरी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको बार बार IRDAI का नाम बोल रहा हूँ, आप इसको जानना चाहते होंगे कि ये IRDAI क्या है। तो देखिए IRDAI होता है इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, यही इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल देती है, इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेन करती है, उनको सर्टिफिकेशन देती है और वही लोग जाके आगे इंश्योरेंस बेचते हैं। इसके बाद इससे इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट क्या होता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड IRDAI में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने कोई पॉलिसी आपको बेची और वो कंपनी एक तरीके से समझिए डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, कंपनी फ्रॉड हो गई, कंपनी भाग गई,
या किसी भी तरीके से कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया, जिससे आपका जो प्रीमियम है वो आपको रिटर्न करने में, आपका क्लेम है वो उसको रिटर्न करने में असमर्थ है, तो IRDAI वो संस्था है जो आपका पैसा आपको वापस देती है। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक RBI का उदाहरण समझिए। आप देखिए, इंडिया में बहुत सारे बैंक है, कुछ सेमी गवर्नमेंट बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि RBI जो है वो बैंकों का बैंक है, तो जैसे हम सपोज कीजिए एक्सिस बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पे 10 लाख रुपये जमा करते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये जमा करते हैं। भगवान न करे कोई ऐसा सिचुएशन आए कि वो बैंक डूब जाए, वो बैंक कर्जे में चला जाए, बैंक आपको पैसा रीपे करने में अनेबल है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसका डिटेल आप RBI को देते हैं। तो RBI रिस्पॉन्सिबल होता है वो पैसा आपको वापस करने के लिए। जितना भी पैसा आपका है विद इंटरेस्ट, जो आपकी बैंक से बात हुई है, उस इंटरेस्ट रेट पे बैंक वो आपको पैसा रिटर्न करेगा। तो इसका आधार क्या है कि RBI रिटर्न करेगा? क्योंकि इंडिया में बैंकों को, छोटे बैंक को या प्राइवेट बैंक को या गवर्नमेंट बैंक को या सेमी गवर्नमेंट बैंक को अप्रूवल देने का काम RBI का है। तो RBI जब किसी भी बैंक को अप्रूवल देता है तो सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे कुछ पैसे अपने पास रख लेता है, जिससे कि आगे ये बैंक अगर वर्क करने में अगर फेलियर होता है तो वो RBI उस रिजर्व अमाउंट से आपको पैसा रिटर्न कर दे। तो यही काम करता है IRDAI। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट अपने पास डिपॉजिट कर लेता है, और मंथली या क्वार्टरली या ईयरली कुछ पैसे RDAI को जाते रहते हैं हर इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी डूब जाती है, कर्जे में चली जाती है, या उसके साथ कोई बड़ी त्रासदी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा स्कीम हो जाता है, कोई गेम हो जाता है, और वो आपका पैसा देने में बिल्कुल ही इनकम्पिटेंट हो जाता है, तो जो IRDAI है वो आपका पैसा आपको वापस करता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमने एक कोई भी पॉलिसी, चाहे टर्म का इंश्योरेंस हो, हेल्थ का हो, चाहे आपके मेडिकल का हो, चाहे आपका ट्रेवल का हो, हाउस का हो, पर्सनल हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, अगर हम उसको क्लेम करते हैं, प्रीमियम परचेज किया हुआ है, फिर क्लेम करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है और हमारे साथ एक तरह से धोखाधड़ी होती है, तो हम उसको कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल तरीका है और उस सबको कैरी करना चाहिए कि आप जो भी पॉलिसी परचेज करते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिजर्व करके रखिए, सेव रखिए कहीं पे डिजिटली या हार्ड कॉपी। जब भी आपको दिक्कत होता है तो आप कंपनी के कंसर्न जो ईमेल एड्रेस होते हैं जहां से आपने पॉलिसी परचेज की है, वहां पे आप उनको मेल करके और आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। उसके अलावा कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर होता है वहां पे कॉल करके उनके संबंधित जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात कीजिए। इसके अलावा कंपनी विजिट करके भी आप सीनियर मैनेजमेंट से बात करके अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आपके साथ जो भी फ्रॉड या धोखाधड़ी हुआ है उसके बारे में कंप्लेन करके आप अपनी पॉलिसी को एक्सप्लेन करके और जो भी उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो ले सकते हैं। अगर आपने ये सिंपल 3 तरीके अप्लाई किए और वो फ्रूटफुल नहीं होता है तो उसके बाद शुरू होता है हमारा रोल। हमारा से मेरा मतलब है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और इंश्योरेंस के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, टैक्सेशन के फील्ड में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है और दिल्ली NCR में मैं रहता हूँ और मैं पैन इंडिया में काम करता हूँ। जहाँ भी आप लोग मुझे बुलाते हैं या जहाँ से भी आप मुझे इंक्वायरी करते हैं वहाँ भी मैं आपकी लीगल सहायता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। तो मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पॉलिसी परचेज किया था लेकिन वो पॉलिसी जो है वो कारगर नहीं हो रही है, कंपनी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है, हमें क्लेम देने से मना कर रही है। तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके संबंधित कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को, HR को, लीगल डिपार्टमेंट को भेजता हूँ कि ये हमारे क्लाइंट का ऐसे ऐसे पैसा है, आप लोग इस पैसे को उनको रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग कोर्ट में जाएंगे और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस करेंगे। तो कंपनी क्या होती है, लीगल एक्शन से बहुत डरती है। आपको पता होगा कि इंडिया में कोर्ट कचहरी से हर आदमी डरता है। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये एडवोकेट के पास पहुंच गया है और इसका पैसा हमने नहीं दिया, तो ये कोर्ट चला जाएगा, और कोर्ट जाने के बाद आपको पता है कि कंपनी ने अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा, हज़ारों के साथ किया होगा। तो जब कोर्ट में फाइल खुलती है तो सिर्फ आपकी नहीं खुलती है, आपके अलावा और हज़ारों लोग की, सैकड़ों लोगों की फाइल खुलती है और कंपनी की एक एक कमियाँ उजागर होती जाती हैं।
तो वहाँ पे जैसा आप क्या करते हैं कि कंपनी के पूरे जांच के आदेश दे देते हैं, उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जांच होते हैं, क्रिमिनल उनकी जो एक्टिविटी होती है उसकी जांच होती है, और कंपनी पे एक बड़ा हर्जाना मिलता है, आपको भी मुआवजा मिलता है, और कंपनी के जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको जेल भी होता है। तो इसीलिए कंपनी बहुत डरती है क्रिमिनल केस से, लीगल कोर्ट कचहरी जाने से, और वो चाहती है कि सेटलमेंट करके आपका पैसा तुरंत आपको दे दिया जाए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मैं क्विक रिकैप आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने इंश्योरेंस किससे परचेज करें, कैसे परचेज करें, क्या क्या देखें, और इंश्योरेंस में एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, क्लेम लेने के लिए क्या क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद से क्लेम लेने का क्या प्रोसेस है। तो ये सब आप समझ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इसके अलावा भी मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, वही पर्सनल फाइनेंस से संबंधित होगा। आप सभी का सपोर्ट हमें बहुत बेहतरीन मिल रहा है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आप अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है और किन चीज़ों में अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। तो आपका जितना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही बेहतर मैं कंटेंट आप सभी को उपलब्ध करवा पाऊँगा।